it once again. Hello friends, this is Ehsan Mustafa Kazmi with history lectures on behalf of Learning Education for You to make history a easy and enjoyable subjects for you and to score maximum in this subject. Rise of Nationalism in Europe, our first chapter. ये चैप्टर स्टार्ट होता है एक प्रिंट से जिसको बनाया है 1850 में फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरियो ने। इसका नाम दिया था उसने ला रिपब्लिक यूनिवर्सल डेमोक्रेटिक एंड सोशल। ये उसका एक ड्रीम था कि पूरी दुनिया बनी हुई है डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक्स की। इस प्रिंट में उसने दिखाया है स्टैचू ऑफ लिबर्टी है जिसके एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है और दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन है। इस प्रिंट में स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने अलग अलग नेशनैलिटी के लोग अपने रेस्पेक्टिव नेशंस के ड्रेस में हैं और एक ट्रेन के फॉर्म में हैं। इस स्टैचू को वो सैल्यूट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसमें उसने दिखाया कि रेस्पेक्टिव नेशनलिज्म और फ्रेटर्निटी किस तरह शो करी गई। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड इट्स आइडियाज़ एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन यूरोप। लास्ट ईयर क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था 1789 में। इस फ्रेंच रेवोल्यूशन ने बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया था पूरे यूरोप में। बहुत सारे चेंजेस आए। अब वो चेंजेस क्या क्या थे? पहला था पावर ट्रांसफ़र फ्रॉम ऑटोक्रेसी टू पब्लिक वोटिंग। राजशाही ख़त्म करके लोकतंत्र पे लोग आ गए थे। दूसरा था फ्लैग जो ओल्ड बोलबॉन किंग का फ्लैग था उसको चेंज करके ट्राई कलर बना दिया गया था। फ्रेंच जो लैंग्वेज हुआ करती थी उसको नेशनल लैंग्वेज करार दे दिया गया था। चौथा नेशनल एंथम जिसका नाम था मरियाने वो कंपोज किया गया और उसी पे ओथ ली गई। पांचवा स्टेट जनरल को चेंज करके नेशनल असेंबली कर दिया गया था। छठा इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ ख़त्म कर दी गई थी। सातवां आइडियाज़ आगे ले जाए गए थे फ्रेंच आर्मी के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक इज़ नेपोलियन रूल। 1799 में नेपोलियन जो कि एक मिलिट्री कमांडर था फ्रांस का, उसने डिक्टेटरशिप हासिल करी फ्रांस की। नेपोलियन के डिक्टेटर बनने के बाद उसने 1804 में एक सिविल कोड लागू किया, जो कानून लागू किया उसने। इसको नाम दिया उसने नेपोलियनिक कोड। इसके अंडर उसने पहली चीज़ शर्त ये रखी कि सबके लिए बराबर कानून। दूसरा, सबको प्रॉपर्टी रखने का अधिकार दे दिया। तीसरा, फ्यूडल सिस्टम उसने अबॉलिश किया। इसके अंडर ये था जितनी भी प्रिविलेजेस थी जो पहले नोबेल और क्लर्गी के लिए, वो सब ख़त्म कर दी। चौथा, फ्रीडम फ्रॉम सर्वडम, बदुआ मजदूरी को ख़त्म कर दिया उसने। पांचवा, गिल्ड रेस्ट्रिक्शन को अबॉलिश कर दिया और फ्री ट्रेडिंग को तरजीह दी। छठा, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को उसने बहुत ज़्यादा अपग्रेड किया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ड्रॉबैक्स ऑफ नेपोलियन रूल। सबको पता है नेपोलियन बहुत अच्छा शासक था, लेकिन उसके रूल के कुछ ड्रॉबैक्स, कुछ कमियां भी थीं। अब इन कमियों के बारे में बात करते हैं। पहली कमी थी उसने टैक्सेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। जो डायरेक्ट टैक्सेस थे बहुत ज़्यादा एकदम से उसने इंक्रीज़ कर दिया था ताकि ट्रेजरी पैसे वापस भर सके। दूसरी चीज़ उसने लागू करी थी सेंसरशिप। उसने इस वजह से लागू करी थी क्योंकि कुछ लोग जो थे वो उसके अगेंस्ट बोलते थे, लिखते थे और उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ किया करते थे, जिसको उसने एक तरह से ख़त्म कर दिया। तीसरी चीज़ जो बहुत लोगों को नागवार गुजरी वो चीज़ ये थी कि उसने बहुत ज़्यादा लोगों को भरना शुरू कर दिया फ्रेंच आर्मीज़ में, और ये सब पे लागू कर दिया उसने कि सबके लिए कंपलसरी था फ्रेंच आर्मी में जाना। नेक्स्ट टॉपिक इज़ मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म। अब पहला सवाल ये उठता है, आखिरकार क्या है नेशन स्टेट? नेशन स्टेट क्या है? नेशन स्टेट वो ऐसा एक स्टेट होता है जिसमें बहुत सारे लोग इकट्ठा हों, एक ही लैंग्वेज वाले, एक ही हिस्ट्री वाले, एक ही ट्रेडिशन वाले, और जिन्होंने एक गवर्नमेंट बनाई हो विद पीपल्स एग्रीमेंट। मिड 18th सेंचुरी यूरोप में कोई भी नेशन स्टेट नहीं था।
जैसे कि एग्ज़ाम्पल आपका हैब्सबर्ग एम्पायर। हैब्सबर्ग एम्पायर जो था वो एक ऐसा एम्पायर था जिसमें आपको अलग अलग नेशनलिटी के लोग मिलते थे, जैसे फ्रेंच, जर्मन और ऑस्ट्रियन। ये सब मिलके हैब्सबर्ग एम्पायर बनाते थे। जो यूरोप की सोसाइटी थी वो 3 टुकड़ों में बटी हुई थी। पहला एरिस्टोक्रेसी, दूसरा पीजेंट्री, तीसरा मिडिल क्लास। नेक्स्ट टॉपिक इज़ सोसाइटी डिवीज़न इन यूरोप। अब हम यूरोप की सोसाइटी के डिवीजन्स के बारे में बात करेंगे। पहला डिवीज़न है एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी एक क्लास थी जिसमें ज़्यादातर अमीर लोग हुआ करते थे। ये लोग जिनके पास बड़ी बड़ी ज़मीनें हुआ करती, जायदाद हुआ करती थी। दूसरा, ये बेसिकली फ्रेंच बोलते थे। तीसरी, ये कम नंबर में हुआ करते, छोटे छोटे ग्रुप्स में हुआ करते थे, और ये एक दूसरे मिले हुए थे बाय मैरिजेस, और इनका परंपराएं जो थी वो एक कॉमन हुआ करती है सबकी। दूसरा डिवीज़न है पीजेंट्री, किसानों का। यूरोप में अक्सरियत जो पॉपुलेशन थी वो किसानों की हुआ करती थी। ये किसान जो थे वो जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे उनकी ज़मीनों पे खेती किया करते थे और इनके लिए अनाज उगा के इनको मुहैया कराते थे। नेक्स्ट टॉपिक इज़ मिडिल क्लास। अब यूरोप की 2 सोसाइटी डिवीजन्स के बारे में हमने बात किया। तीसरी जो बहुत इम्पॉर्टेंट सोशल डिवीज़न थी वो थी मिडिल क्लास। ये मिडिल क्लास बेसिकली कैसे उपजी थी? ये 1500 ईस्वी के बाद जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ पूरे यूरोप में, तब एक नई क्लास उपजी जिसको कहते हैं हम मिडिल क्लास। ये मिडिल क्लास जो ऐसे लोग थे जो क्वेश्चन करते थे, अथॉरिटी को क्वेश्चन किया करते थे। ये पढ़े लिखे हुआ करते थे और ये संपन्न थे, लेकिन बस इनको अधिकार कोई नहीं मिले हुए थे। इन मिडिल क्लास में कौन कौन से लोग आया करते थे? पहला, टीचर्स। दूसरा, बिजनेसमैन। तीसरा, डॉक्टर्स। चौथा, आर्टिसंस। पांचवा, मर्चेंट्स या छोटे छोटे सेलर्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 2 आइडियाज़ दैट इमर्ज इन मिडिल क्लास। अब इन मिडिल क्लास में कुछ आइडियाज़ डेवलप हुए जिसने न्यू रखी रेवोल्यूशन की यूरोप में पूरे। पहला था नेशन यूनिटी का। इन लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि जब हम कॉमन लैंग्वेज, कॉमन ट्रेडिशन और कॉमन हिस्ट्री वाले लोग हैं तो हम अपना खुद का नेशन क्यों नहीं बनाते। दूसरी चीज़, लिबरल नेशनलिज्म। अब लिबरल नेशनलिज्म क्या है? इसमें उन्होंने क्वेश्चन किए इंडिविजुअल फ्रीडम को लेकर, सबको अधिकार। दूसरा, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सबकी बराबरी। तीसरी चीज़, गवर्नमेंट विद पीपल्स एग्रीमेंट, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार। चौथी चीज़, एंड ऑफ ऑटोक्रेटिक रूल एंड क्लरिकल प्रिविलेज, जो कंसेशन लोगों को मिलते थे वो सारी ख़त्म कर देना। पांचवा, कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार और उनके द्वारा चुना गया एक संविधान जिसके अकॉर्डिंगली सरकार रन करे। नेक्स्ट टॉपिक इज़ 2 प्रॉब्लम्स दैट परसिस्टेड अगेंस्ट दीज आइडियाज़। अब मिडिल क्लास ने जो 2 आइडियाज़ दिए थे उसके अगेंस्ट कुछ प्रॉब्लम्स भी आई उनको लागू करने में। अब वो प्रॉब्लम्स क्या थी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहली प्रॉब्लम थी, पूरे यूरोप में उस वक्त अधिकार उन लोगों को दिया जाता था वोटिंग का जिनके पास ज़मीनें हुआ करती थी और वो 21 साल से ऊपर हुआ करते थे। दूसरा था स्टेट टू स्टेट ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए 1834 में एक ट्रेड यूनियन बना प्रूशिया की मदद से जिसका नाम था ज़ोल्वेरिन। बाद में इसमें बहुत सारे जर्मन स्टेट ज्वाइन हो गए। इसकी वजह से इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि ट्रेड बैरियर्स अबॉलिश हो गए। दूसरी बात, जो उस वक्त फ्रांस में बहुत सारी करेंसीज चला करती थी उसको ख़त्म करके सिर्फ 2 करेंसीज लागू की गई। अब यूरोप में एक नई सामाजिक क्लास डेवलप हुई जिसको हम कहते हैं कंजर्वेटिव्स। अब ये कंजर्वेटिव्स कौन थे? इनका मानना ये था कि जो राजशाही है उसको हमें बचा के रखना है, जो राजशाही चली आ रही है उसको बरकरार रखना है। दूसरी बात, चर्चों को हमें बरकरार रखना है, चर्च जैसे ऑर्डर देते हैं उसको हमें पालन करना है। दूसरी चीज़, जो सोशल हायरार्की जो समाज में ऊंच नीच हुआ करती थी, क्लासेस बटे हुए थे, उसको हमें बरकरार रखना है।
और ऑटोक्रेटिक रूल के साथ में थे वो, कि जो राजशाही चली आ रही थी उसके अगेंस्ट हमें कुछ नहीं बोलना है। नेक्स्ट, वो क्रिटिसाइज़ नहीं करते थे, वो किसी राजशाही के अगेंस्ट कुछ बोलते नहीं थे। नेक्स्ट, सेंसरशिप के साथ में थे कि उनका मानना ये था कि अगर कोई राजशाही के अगेंस्ट बोले तो उसको पनिश किया जाए। आखिरकार 1815 में नेपोलियन, जो कि बैटल ऑफ वाटरलू में हार गया अगेंस्ट कंबाइंड फोर्सेस ऑफ ब्रिटेन, प्रूशिया, रशिया एंड ऑस्ट्रिया। अब नेपोलियन 1815 में जब बैटल ऑफ वाटरलू में हारा तो उसके बाद एक ट्रीटी हुई, संधि, जिसको नाम दिया गया ट्रीटी ऑफ वियना। ये वियना में हुई थी, इसलिए इसको नाम दिया गया ट्रीटी ऑफ वियना। इसमें कुछ चीज़ों पे सहमति बनाई गई। वो पॉइंट्स थे, पहला, बोरबॉन डायनेस्टी जो कि पहले फ्रांस में स्थापित थी उसको वापस फिर से स्थापित किया गया। दूसरा, नए राज्य बनाए गए फ्रांस की बाउंड्री पे ताकि वो फिर से एक्सपैंड ना कर सके। तीसरा, प्रूशिया को बहुत इम्पॉर्टेंट टेरिटरीज मिल गई उसके वेस्टर्न बॉर्डर पे। चौथा, ऑस्ट्रिया को सबसे इम्पॉर्टेंट नॉर्थ इटली का इलाका मिल गया। पांचवा, रशिया जो कि एक साथी था उसको भी पोलैंड मिल गया। छठा, नेपोलियन के टाइम पे नेपोलियन ने जर्मनी में 39 स्टेट्स का एक कॉन्फेडरेशन बनाया गया था, उसको टच नहीं किया गया, उसको लेफ्ट अनटच्ड। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेवोल्यूशनरीज़। रेवोल्यूशनरीज़ मतलब विद्रोही, जो विद्रोह करें। चेंज लाने के लिए बहुत सारे लोगों ने विद्रोह किया। इन विद्रोहियों ने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया पूरे यूरोप में नेशनलिज्म को स्प्रेड करने के लिए। अब इन्होंने नेशनलिज्म को स्प्रेड करने के लिए क्या क्या किया, उन्होंने कई सारी सीक्रेट सोसाइटीज़ फॉर्म करी जिसका मकसद हुआ करता था स्प्रेड द आइडियाज़ ऑफ नेशनलिज्म, जो आइडियाज़ थे नेशनलिज्म के उसको स्प्रेड करना। दूसरा, ये राजशाही को अपोज करते थे, राजशाही के हमेशा अगेंस्ट रहते थे। तीसरी, ये फ्रीडम चाहते थे ऑटोक्रेटिक रूल से, कि राजशाही और एकमतशाही के अगेंस्ट ये लोग हमेशा फ्रीडम चाहते थे। चौथी, जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि ये चाहते थे एक नेशन स्टेट बने, लोगों द्वारा एक नेशन स्टेट बनाया जाए। गुसेप मज़ीनी 1803 में जिनोवा, जो कि इटली में एक जगह है, वहाँ पैदा हुआ था। गुसेप मज़ीनी एक इटालियन रेवोल्यूशनरी था, इटालियन विद्रोही था। गुसेप मज़ीनी जो था वो राजशाही से बहुत ज़्यादा परेशान था, इसी वजह से वो चाहता था इटली जो है वो एक राज्य बन जाए, अलग अलग राज्यों में ना बटा रहे, एक राज्य बने और जिसमें वहाँ के लोग गवर्नमेंट बनाए। इसके लिए वो एक सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर भी बना जिसका नाम था कार्बोनारी सीक्रेट सोसाइटी। उसने अपनी खुद की 2 सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई थी। पहली थी यंग इटली इन मार्सेल, जिसका मकसद था इटली को आज़ाद करना। दूसरा था यंग यूरोप इन बर्न, उसका एक मकसद था कि इटली को एक जगह पे इकट्ठा करके एक मुल्क बनाना। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एज ऑफ रेवोल्यूशन, 1830 से 1848 तक। लिबरलिज्म और नेशनलिज्म, ये 2 आइडियाज़ बहुत तेज़ी से पूरे यूरोप में स्प्रेड हो रहे थे, जैसे इटली, जर्मनी, पोलैंड और आयरलैंड, इन सब इलाकों में बहुत तेज़ी से ये आइडियाज़ स्प्रेड हो रहे थे और इन आइडियाज़ को स्प्रेड करने वाले पढ़े लिखे मिडिल क्लास के लोग हुआ करते थे। इसी वजह से 1830 में एक रेवोल्यूशन हुआ जिसको नाम दिया गया जुलाई रेवोल्यूशन ऑफ 1830। बोरबॉन किंग, जो कि ट्रीटी ऑफ वियना के बाद से वापस फिर से राजशाही पे काबिज किए गए थे फ्रांस के, उनको ओवरथ्रो कर दिया गया और फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की फिर से स्थापित कर दी गई विद लुइस फिलिप एज इट्स हेड। नेक्स्ट रेवोल्यूशन ऑल्सो स्टार्टेड इन बेल्जियम विच वॉज अंडर द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स। आखिरकार बेल्जियम को इंडिपेंडेंस मिल गई। जुलाई रेवोल्यूशन 1830 के बाद एक नया रेवोल्यूशन हुआ जिसको नाम दिया गया ग्रीक रेवोल्यूशन। ये भी 1830 में हुआ। ग्रीस, जो कि अंडर था ऑटोमन एम्पायर के, 1821 में ग्रीस के लोगों ने जद्दोजहद करनी शुरू करी फ्रीडम लेने के लिए और उनको इसमें मदद मिली वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ की, पोइट्स की और आर्टिस्ट की।
बहरहाल 1832 में एक ट्रीटी हुई जिसको नाम दिया गया ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसके तहत ग्रीस को आज़ादी मिल गई। अब पूरे यूरोप में एक नई नेशनलिस्ट फीलिंग स्टार्ट करी गई जिसका नाम दिया गया रोमांटिसिज्म। इसके तहत ये होता था कि कुछ लोग जाके किसी भी इलाके के लोकल फोक सॉन्ग्स, फोक डांसेस को वहाँ पे करते थे और जिससे वहाँ के नेशनलिस्ट फीलिंग को उजागर करते थे लोगों की। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट नाम आता है जर्मन फिलोसफर जोहान गॉटफ्रीड का। 18वीं सदी के आखिर में रशिया, जिसको कंट्रोल मिला था पोलैंड का ट्रीटी ऑफ वियना के बाद, उसने अब धीरे धीरे पूरे पोलैंड पे शिकंजा कसना शुरू करा। इसके तहत उसने क्या किया, पोलिश लैंग्वेज को एक तरह से अबॉलिश करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि अब रशियन लैंग्वेज ही को बोला जाएगा पोलैंड में, जिसके अंडर उसको लागू कर दिया गया कि पोलिश लैंग्वेज अब कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ रशियन लैंग्वेज ही बोली जाएगी। जिसका वहाँ के कुछ चर्च में पादरियों ने इसका विरोध किया और चर्च में वो लोग जो सरमन देते थे वो पोलिश लैंग्वेज में ही देते थे। जब इस चीज़ के बारे में रशियन गवर्नमेंट को पता चला तो उन्होंने इन पादरियों को पकड़ा 1831 में और उठा के जेल में डाल दिया गया। कुछ पादरियों को साइबेरिया, जो कि एक बहुत ठंडा जगह है, वहाँ पे एज ए डिटेंशन भेज दिया गया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। 1830 में पूरे यूरोप में जनसंख्या एकदम से बढ़ने लगी। जब जनसंख्या बढ़ने लगी तो लोग गांव से शहरों की तरफ भागने लगे और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से बहुत तेज़ी से मशीन गुड्स जो इंग्लैंड में बनते थे वो पूरे यूरोप में सप्लाई होने लगे लोगों की नीड्स को पूरा करने के लिए। इसी के तहत 1845 में वीवर्स, जो कि फ्रांस में काम करते थे कॉन्ट्रैक्टर के अंडर, उन्होंने रिवोल्ट कर दिया, स्ट्राइक कर दिया, क्योंकि उनको कम सैलरी मिलती थी। 4 जून 1845 को कुछ वीवर्स इकट्ठा हुए और कॉन्ट्रैक्टर के घर पे हमला बोला। कॉन्ट्रैक्टर तो चला गया लेकिन 11 वीवर्स को गोली लगी, जिसकी वजह से पेरिस जो था पूरा रोडों पे आ गया और लुइस फिलिप को ओवरथ्रो कर दिया गया। कुछ चेंजेस आए, जैसा लोगों को अधिकार दिया गया वोटिंग का, दूसरा काम करने का सबको अधिकार दिया गया। 1848 रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स। ये बेसिकली एक ऐसा रेवोल्यूशन था जिसको लेड किया था मिडिल क्लास ने। उनका मानना ये था कि नेशन स्टेट बननी चाहिए और नेशन स्टेट बनना चाहिए ऑन पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स। कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस होनी चाहिए और इकट्ठा होने की आज़ादी होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। इसके तहत जर्मनी में एक एसोसिएशन बना बाय मिडिल क्लास, जिसने डिसाइड किया कि हम ऑल जर्मन नेशनलिस्ट पार्टी को वोट देंगे। 18 मई 1848 को 831 मेंबर्स चुन के गए जर्मन पार्लियामेंट में। इन लोगों ने कुछ वर्कर्स और आर्टिसंस की जो मांगी थी उसको लागू नहीं किया, जिसकी वजह से उन्होंने अपना सपोर्ट वापस ले लिया और गवर्नमेंट गिर गई, जिसकी वजह से कुछ चेंजेस आए। पहला चेंज आया कि बदुआ मजदूरी को ख़त्म कर दिया गया। दूसरा, हंगेरियंस को ऑटोनॉमी ग्रांट कर दी गई, उनको फ्रीडम दे दी गई। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी जो कि एक बहुत बड़ा मुल्क था और टुकड़ों में बटा हुआ था अंडर हैब्सबर्ग एम्पायर और होली रोमन एम्पायर में, जो कि बाद में मिलके एक बड़ा मुल्क बना 18 जनवरी 1871 में। मिडिल क्लास जर्मन, जिन्होंने 1848 में कोशिश की थी कि वो जर्मनी को यूनाइट कर सकें, लेकिन उनकी कोशिशें बेकार रहीं क्योंकि जो वहाँ का मोनार्क था उसने उनकी कोशिशों को बर्बाद कर दिया था। आखिरकार प्रूशिया का एक चीफ मिनिस्टर था जिसका नाम था ओटो वॉन बिस्मार्क। उसने प्रूशियन आर्मी और वहाँ की ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलकर 7 सालों के अंदर 3 बड़ी जंगी लड़ी, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस से, और प्रूशिया की, जिसमें विक्ट्री हुई। आखिरकार जनवरी 1871 में प्रूशियन किंग कैसर विलियम फर्स्ट को जर्मनी का एम्परर बनाया गया। यूनिफिकेशन ऑफ इटली। जर्मनी की ही तरह इटली, जो कि एक बहुत बड़ा एम्पायर हुआ करता था किसी वक्त पे, वो भी अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था। इटली में 7 स्टेट बसने हुए थे,
जिनमें से सिर्फ एक ऐसा स्टेट था जो कि एक इटालियन प्रिंसली स्टेट रूल करता था और बाकी 6 स्टेट जो थे उन पे बाहर के लोग रूल करते थे, जिनमें से नॉर्थ इटाली में आपका ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर काबिज था। सेंटर में वहाँ पे पोप रूल किया करते थे और साउथ में वहाँ पे बोर्बन किंग्स ऑफ स्पेन का कब्ज़ा था। 1830 में गुसेप मज़ीनी जो कि एक रेवोल्यूशनरी था, उसने बहुत कोशिश करी कि किसी तरह से इटली को आज़ाद किया जा सके। उसके लिए उसने अपना एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई जिसका नाम था यंग इटली, जिसने इसके लिए वर्क किया। गुसेप मज़ीनी के फेल होने के बाद चीफ मिनिस्टर कैवर, जो कि चीफ मिनिस्टर था सार्डिनिया पीडमोंट का, उसने इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया। कैवर पढ़ा लिखा पैसे वाला आदमी था और फ्रेंच बहुत अच्छी बोलता था। उसने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए फ्रांस के साथ एक डिप्लोमेटिक अलायंस बनाया और फ्रांस की ट्रूप के साथ मिलकर उसने सार्डिनिया पीडमोंट में ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हराया 1859 में। इसमें उसका साथ दिया एक और रेवोल्यूशनरी लीडर जिसका नाम था गुसेप गैरिबाल्डी। इन दोनों ने 1807 में मिलके पहुँचे साउथ इटली और किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज। वहाँ के पीजेंट्स को अपने साथ मिलाया और उनके साथ मिलके वहाँ के बोर्बन किंग्स को ओवरथ्रो किया। उसके बाद 1861 में इन लोग ने विक्टर एमानुएल II को यूनाइटेड इटली का किंग बनाया। नेक्स्ट टॉपिक इज़ स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन में 2 केसेस ऐसे हुए जो बहुत स्ट्रेंज थे। पहला था एनेक्सेशन ऑफ स्कॉटलैंड। 18वीं शताब्दी से पहले कोई ब्रिटिश नेशन नहीं हुआ करता था। 1688 में इंग्लैंड ने अपने यहाँ राजशाही ख़त्म करी और लोकतंत्र पे आ गए। इंग्लैंड एक लोकतंत्र बन गया। 1707 में एक एक्ट हुआ जिसको नाम दिया गया एक्ट ऑफ यूनियन। इसमें स्कॉटलैंड और इंग्लैंड दोनों पार्ट बन गए यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के। उसके बाद एनेक्सेशन ऑफ आयरलैंड एक ऐसा मुल्क था जिसमें क्रिश्चियंस में कैथलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों रहते थे। इंग्लैंड ने धीरे धीरे प्रोटेस्टेंट्स को मदद करना शुरू किया और कैथलिक के अगेंस्ट। कहते हैं 1.5 लाख कैथलिक्स मारे गए थे वहाँ पे। 1801 में आयरलैंड को भी मिला लिया गया यूनाइटेड किंगडम में और अंडर द सेम फ्लैग, लैंग्वेज एंड नेशनल एंथम। टॉपिक है हमारा विजुअलाइजिंग द नेशन। 18वीं और 19वीं शताब्दी में नया आइडिया डेवलप हुआ जिसको कहा गया पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन बेसिकली क्या होता है, किसी भी चीज़ को एक फिगर देके ताकि लोगों को समझ में आए। इन्हीं पर्सोनिफिकेशन में एक और चीज़ नई डाली गई जिसको नाम दिया गया एलेगरी। कुछ फीमेल फिगर्स को हर देश के लिए चुना गया, जैसे फ्रांस के लिए मैरियाने, जर्मनी के लिए जर्मेनिया। इनसे लोगों में राष्ट्र के लिए एक भावना उजागर करी गई। कुछ और एलेगरीज को भी यूज़ किया गया इस टाइम पे पूरे यूरोप में, जिनमें से पहली है लिबर्टी मतलब आज़ादी को दिखाने के लिए रेड कैप्स या ब्रोकन चेन का इस्तेमाल किया गया। दूसरा है जस्टिस जो आज भी हम देखते हैं, एक ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन का यूज़ किया गया एज ए एलेगरी। इस टॉपिक है हमारा और आखिरी टॉपिक नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। बाल्कन एक ऐसा एरिया था जो कि ऑटोमन एम्पायर के अंडर में आता था। इसमें बहुत सारे मुल्क थे जैसे रोमेनिया, बुल्गारिया, ग्रीस, आर्मेनिया, यूगोस्लाविया, बोस्निया, सर्बिया। ये हर अलग अलग कंट्री अलग अलग धर्म को मानने वाले के लोगों पर बसी हुई थी। हर लोग एक दूसरे जलते थे और ख़ुद को दूसरे पर हावी होना चाहते थे। इसी वजह से ये सब मुल्क टूटे और अलग अलग इंडिपेंडेंट हो गए। उसके बाद इम्पीरियलिज़म एक ऐसा तंत्र होता है जिसमें आप ताकत का इस्तेमाल करके दूसरों पे हावी होते हैं, दूसरे को अपने अंडर रखते हैं। इन सब चीज़ों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की नींव रखी। लोग जो हैं इन सब चीज़ों को अपोज करने लगे। इसी वजह से एंटी इंपीरियल मूवमेंट, नेशनलिज्म का आइडिया और नेशन स्टेट्स बनने शुरू हो गए आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर।